नीरज भाई पटेल लखनऊ में योगी के बंगले के विधानसभा के कुछ किलोमीटर दूर बैठ के जब पूछता है योगी जवाब दो, डर नहीं लगता? जब तक औकात है, क्षमता है, तब तक झुकूंगा नहीं। तो बड़ा एक सपना सा था यार, किसी बड़े से मीडिया चैनल में जाके नौकरी करेंगे, एंकर रिपोर्टर बन जाएंगे हैं। और मतलब मैं भड़ुआ शब्द से अपना वीडियो नहीं चलवाना चाहता। इसमें फलाने ने सवाल भी है आगे कुछ। फलाने ने फलाने को भड़ुआ कह दिया, उस रात ऐसा क्या हुआ, जानिए वो उसको उठा ले गया, अमित शाह ने संसद भंग कर दी, नंगा कर दिया। हाँ, यूपी की ये गिर जाएगी, उसने उसके मुंह में, मतलब क्या शब्द भी मुंह से लेना ठीक नहीं समझता। तो बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? कि पत्रकार का पहला काम ये है कि सरकार जो बताए वो विज्ञापन है, सरकार जो छुपाए वो पत्रकारिता है। ये हमको पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है, और उसी संस्थान में बाकियों को भी पढ़ाया गया है। बाकी को पढ़ाया गया। वो क्या कर रहे हैं? हम आपको ये बात समझ में आई? तो बहुत सारे जो मेरी टीम के लोग होते थे वो जाके उनके पैर छूते थे। हम न्यूज़ की मीटिंग हो रही है रोज, Exactly. स्टोरी आइडियाज लेके, वो पैर छू के शुरू कर रहे हैं मीटिंग। संपादक जी आते थे, किसी बड़े होटल में मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में संपादक जी ऐसे पैर करके बैठ जाते थे। सारे रिपोर्टर्स वहां जब निकलते थे सब चरण पखारते हुए, केवल एक शख्स ऐसा था, नीरज पटेल। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपने काम में बहुत बस माहिर हो, एकदम कि सहमत आपको हूं, मास्टर बनना एकदम है। सहमत। संपादक केबिन से बाहर निकले, उसने कहा संपादक जी मेरी बॉडी लैंग्वेज, लेकिन ये वाला रिपोर्टर कि एक तो तुम पिछड़ी जाति के। इस स्ट्रेस को, चुनौती को, सिरदर्द को, भसड़ को, पता नहीं यूपी की भाषा में क्या कहते हैं, उसको कैसे झेलते हुए नीरज जो है हमेशा मुस्कुराता रहता है? कि अभी तक ये रंगबाजी मेंटेन है कि जाओ साला नहीं तुम्हारे तेल लगाएंगे और हम समाज का काम कर लेंगे। लेकिन अगर किसी पत्रकार के, जिसको हम कह देते हैं, समाज के लोगों सुन लीजिए, जिनको हम लोग कह देते हैं कि यार 500 रुपये में बिक गया ये पत्रकार, जिसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, क्या करेगा वो? कोठियाँ देख करके खुश हो, और पत्रकार साला 20,000 की घड़ी पहन ले, उसमें आप ढूंढने लगते हो कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। बहुत सुना दिल्ली से पुलिस ने नोटिस भेजा है, कहीं पे साजिशकर्ता भी बना दिया गया था आपको। मुझसे कहा मेरे आईओ ने, आपको पता नहीं है कि आप कैसे लोगों से लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे पता है, मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आपदा में अवसर ढूंढ मैंने लिया। कहा मुझे पता है कि मैं इतने बड़े लोगों से लड़ रहा हूँ। एक्टिविज्म और जर्नलिज्म, हाँ, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। फर्क है। इससे कैसे बचें? बिल्कुल क्या सहमत करें? हूं। हाँ। ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप, क्योंकि मैं खुद मिक्स हो गया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। खुद मिक्स हो गया हूँ। जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और द न्यूज़ बीट की इस खास मुलाकात सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में हम आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जो इस देश को रहने लायक बनाने के लिए काम करते हैं। खासकर बहुजन मीडिया के कुछ ऐसे योद्धा जो वंचित तबके की आवाज़ को उठाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर भी काम कर रहे हैं। तमाम मुश्किल और चुनौतियों के बावजूद वो काम कर रहे हैं और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहद खास पहचान बना रहे हैं। आप फ्रेम में देखकर समझ चुके होंगे, मेरे साथ हैं नीरज भाई पटेल जो कि मिशन जनमत नाम की पत्रिका के संपादक हैं। नेशनल जनमत, जिसको नाम से आप जानते हैं, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, और एक जाना पहचाना नाम है जिन्हें बहुत पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे भूमिका बनाने से पहले सीधा यहीं से आपकी शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। शुक्रिया। ये बताइए, लखनऊ में बैठे हैं, योगी के गढ़ में बैठे हैं, यहाँ काम करना, मैं इस वीडियो में आपसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि अपने लोगों को पता चले कि हम लोग किन हालातों में काम कर रहे हैं, और बहुजन मीडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो नीरज भाई पटेल लखनऊ में योगी के बंगले के विधानसभा के कुछ किलोमीटर दूर बैठ के जब पूछता है योगी जवाब दो, डर नहीं लगता? देखिए, ये बात कहना कि डर नहीं लगता, ये अतिशयोक्ति टाइप की होगी। लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वो जिम्मेदारियों का एहसास होता है, पत्रकारिता आईएमसी से आपने भी की, मैंने भी की, बहुत सारे अन्य लोगों ने की। उन्होंने पत्रकारिता को क्या समझा मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने पत्रकारिता को ये समझा कि पत्रकार का पहला काम ये है कि सरकार जो बताए वो विज्ञापन है, सरकार जो छुपाए वो पत्रकारिता है। ये हमको पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है, और उसी संस्थान में बाकियों को भी पढ़ाया गया है। बाकी को पढ़ाया गया। वो क्या कर रहे हैं? हम आपको ये बात समझ में आई तो हम आप लगातार सवाल कर रहे हैं। डर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी अपने न्यूज़ में योगी जी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मोदी जी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। वो जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, लेकिन
एक पत्रकार होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनसे सवाल पूछने की, तो सवाल करूंगा। मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मानववादी व्यक्ति हूं, रेशनल सोच रखता हूं। तो जब सरकारें धर्म में इन्वॉल्व होकर के इस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देंगी तो डर के आगे जीत है। मैं सवाल जरूर करूंगा। मेरा छोटा बच्चा है, कबीर उसका नाम है। कभी कभी लगता है कि अगर मैं 13-14 दिन के लिए चला जाऊंगा तो कबीर बार बार पूछेगा कहाँ गए। उससे भी बड़ी बात ये है कि मुझे जो बात समझ में आ गई है वो मैं शांत नहीं बैठ सकता। मैं सवाल भी करूंगा, लोगों के सामने उनकी दुख दर्द तकलीफें देख करके मुंह सिल करके नहीं बैठ सकता केवल डर की वजह से। जर्नलिज्म में हम लोग जब आईएमसी में, क्योंकि आप भी वहीं से पढ़े, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो बड़ा एक सपना सा था यार, किसी बड़े से मीडिया चैनल में जाके नौकरी करेंगे, एंकर रिपोर्टर बन जाएंगे हैं, और मतलब कुछ जर्नलिज्म में अपना करियर भी बनाएंगे और अपने लोगों के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। ये भी ख्याल था दिमाग में। मेन स्ट्रीम में कैसा अनुभव रहा आप, क्योंकि कई अखबारों में, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर चुके थे, क्या अनुभव रहा? फिर अपना मीडिया कैसे शुरू हुआ? अनुभव तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से शुरुआत हुई, कैंपस प्लेसमेंट हुआ हम लोगों का 6 लोगों का। हम 2 लोगों को पहले दिल्ली रखा गया, उसके बाद 2-2 लोगों को अलग अलग संस्करण में भेज दिया गया। तो मुझे और मेरा एक मित्र है अंकित फ्रांसिस, हम लोगों को आगरा संस्करण में भेजा गया जी। तमाम चुनौतियां रहीं, कुछ अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे मेरे साथी कहेंगे कि अगर नीरज पटेल ये कहें कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं इसलिए इनके साथ तकलीफ हुई, तो मेरे साथ खुद साहू व्यक्ति काम कर रहा था, डीएनई हमारे मौर्या भी थे, कुछ यादव लोग, मुस्लिम लोग, एससी लोग, सब तरह के लोग काम कर रहे थे। संख्या भले ही कम थी लेकिन काम कर रहे थे। तो फिर हिंदुस्तान के बाद अमर उजाला, नीरज पटेल को ही तकलीफ क्यों हुई और नीरज पटेल से ही संपादकों को तकलीफ क्यों हुई? उसका एक जवाब है, जब तक आप उनके सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो जिस तरह का नीरज पटेल सोच करके आपको ले रहे हैं कि यार पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, दब के रहेगा, बॉडी लैंग्वेज ढीली टाइप की रहेगी, तो उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन मीटिंग में पैर पे पैर चढ़ा के बैठने वाला नीरज पटेल, पिछड़े वर्गों की समस्याओं के लिए सवाल पूछने वाला नीरज पटेल, खबर लाए हैं अगले दिन पेपर में क्यों नहीं लगी ये पूछने वाला नीरज पटेल, ये वाला नहीं चलेगा। मतलब आपके सत्ता को चुनौती देने वाला, चाहे वो संपादक की सत्ता हो, डीएनई की सत्ता हो, एनई की सत्ता हो, इसको चुनौती देने वाला नीरज पटेल नहीं चलेगा। एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में मेरा विवाद हुआ, शशि शेखर जी प्रधान संपादक थे, मैंने मेल डाला, मैं उनके पास पहुंचा। 35 मिनट की बातचीत में शुरू के 5 मिनट उन्होंने जो मुझसे कहा, तो किसी भी नवोदित पत्रकार के लिए वो बातें थी कि वो एकदम ख़त्म। आईएमसी से पढ़ के आने वाले लोग क्या समझते हो तुम लोग पत्रकारिता को, 2 मिनट में कैरियर ख़त्म कर दूंगा, मतलब जो कुछ कह सकते थे उन्होंने कहा। लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत रही है, मेरे पास बैकअप नहीं था कहीं से, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत थी, अपने जो भी काबिलियत थी उस पर भरोसा था। उनके 5 मिनट के ज्ञान देने के बाद मैंने अगली लाइन शुरू की, तो सर मेरी बात सुन लीजिए। तो बोले कि आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी समस्या लेकर के आया हूँ, आपने मुझे नहीं बुलाया। बहरहाल उन्होंने घड़ी देखते हुए मुझे समय दिया 6 मिनट का, लेकिन बाद में वो मिनट पहुँचे 35 मिनट तक। उन्होंने मेरी बात सुनी, उनको ये बात समझ में आई, मुझे भी बात ये समझ में आई कि संपादक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर से जो कहा जा रहा है, मैं भी ये सोच करके आया था कि शशि शेखर जी का कितना नाम था। आगरा में बताया जाता था कि डीएमएसपी बाहर इंतजार करते रहते थे 2-2 घंटे। वो वाली पत्रकारिता में सोच के आया था जिसका अपना रसूख होता था, जिसका अपना दबदबा होता था, भ्रष्ट लोग जिसका नाम सुन करके कांप जाते थे। लेकिन अब ये वाली पत्रकारिता, आपको 10,000 के शूज दे देंगे, मैनेज हो जाइए। आपको टोरेंट कंपनी जो वहाँ पे काम कर रही थी, बिजली वाली कंपनी, आपको 25,000 की घड़ी दे देगी, उसमें आप मैनेज हो जाइए। मैं उस सिस्टम में बहुत एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सोच रहा था कि सिस्टम ऐसा ही है, इसमें धीरे धीरे कम करके हमको काम करना है। बहरहाल वहाँ से विवाद हुए, उन पे नहीं जाना चाहता। अमर उजाला पहुँच गया। अमर उजाला में कहा गया कि आपकी रंगबाजी की स्टाइल है जो रिपोर्टिंग की, किसी से दबते नहीं है, हमें वो पसंद है। मतलब दबंग थे, थोड़े बोल सकते थे। दबंग इस शब्दों में कह सकते हैं कि पहली चीज़, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी जेब में कोई लिफाफा डाले। अच्छा। मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊं, किसी मीडिया प्रभारी की ये हिम्मत नहीं थी कि खाने की तरफ इशारा करके कहे कि नीरज भाई इधर खाना लगा हुआ है। अगर उसने खाने की तरफ इशारा कर दिया तो मैं उसकी खबर रिपोर्ट नहीं करूंगा। प्लस कोई मेरे संस्थान के संपादक या मालिक का नाम नहीं ले सकता मेरे सामने कि मैं उनको जानता हूँ। उनको जानते हो तो उन्हीं से खबर करवा लो। मेरा अपना तरीका था, युवा था, थोड़ा सा एग्रेशन था। तो ये देख सुन करके अमर उजाला में मुझे ले लिया गया। 8-9 महीने बाद वही समस्याएं वहाँ होने लगी। एक दिन मैं खबर लिख रहा था, तो जब संपादक जी से मेरी कुछ बहस हुई
तो कोई हमें बताने वाला तो था नहीं, ना हमारे फील्ड से, ना हमारे समाज से, ना हमारे वर्ग से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ट्रीट करे। दिलीप मंडल जी ले दे के थे, उन्हीं से जो कुछ था पूछ लो आप। मैं अपने कमरे पे आके सोचने लगा कि यार नेचर में अपने कुछ बदलाव लाना चाहिए। ये तमाम लोग यार बैकवर्ड एससी के काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के काम कर रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों नहीं है। उसी दिन शाम को मैं एक खबर लिख रहा था, उस समय परिवहन मंत्री थे, उन्हीं की बाइट भी ले रहा था, वर्जन ले रहा था। संपादक केबिन से निकले, मेरे बगल में एक मेरा मित्र बैठता था, साहू जी, उसने इशारा किया, नीरज भाई संपादक जी। मैंने कहा यार देख रहे हो यार, वर्जन ले रहा हूँ। तब तक संपादक जी करीब आ गए, उसने कहा नीरज भाई संपादक जी। संपादक जी आगे निकल गए, मुझे मेरी बात का उत्तर मिल गया कि मुझसे तकलीफ क्यों है। संपादक केबिन से बाहर निकले, उसने कहा संपादक जी, मेरी बॉडी लैंग्वेज सैल्यूट वाली बॉडी लैंग्वेज डरी हुई टाइप की होनी चाहिए। कोई खौफनाक चीज बाहर निकल आई है, कोई एकदम टेरर वाला आदमी निकल आया है। लेकिन ये वाला रिपोर्टर कि एक तो तुम पिछड़ी जाति के, दूसरी चीज तुम अपनी चीजों को लेकर के लड़ते भी हो, मुद्दों पर बात भी करते हो, और तुम मेरे सामने तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज डर भी नहीं रही है। ये पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हो मीटिंग में, ये वाली चीज बर्दाश्त नहीं होगी। मैं जब इंडिया न्यूज़ में था तो दीपक चौरसिया हमारे एडिटर थे, यशवंत राणा मैनेजिंग एडिटर थे, तो मैं बहुत बार देखता था कि मैं दीपक चौरसिया के शो का लीड प्रोड्यूसर था, उनका प्राइम टाइम शो करता था। तो बहुत सारे जो मेरी टीम के लोग होते थे वो जाके उनके पैर छूते थे। अब न्यूज़ की मीटिंग हो रही है रोज़, अब गए स्टोरी आइडियाज़ लेके और वो पैर छू के शुरू कर रहे हैं मीटिंग। ऐसा कभी हुआ कि आपके आसपास के लोग जो पैर वैर छू रहे हों और वो एकदम जो कहते हैं ना कि चाटुकारिता की सारी हदें पार हो गई हैं, उस समय क्या दिमाग में कुछ आया था? हुआ कभी ऐसा? हिंदुस्तान पेपर में जो आज भी लोग हैं, चूंकि शशि शेखर जी आज भी प्रधान संपादक हैं, किसी की भी हिम्मत, संपादक की हिम्मत शशि जी कहने की नहीं थी, आज भी नहीं होगी, दावे के साथ कह रहा हूँ, बिग बॉस। अच्छा, बाकी सारे रिपोर्टर्स आगरा के टाइगर और संपादक बिग बॉस। अगर मैंने शशि जी मीटिंग में कह दिया तो ये अपमान कर दिया उनका। जब आते थे शशि शेखर जी, देखिए किस तरह का आवरण ओढ़ लिया है। मैं संपादक क्या सोचता था अपने मन में कि संपादक का मतलब होता होगा कि वो स्टोरी आइडियाज डिस्कस करेगा हमसे, वो हमारी खबर पे कहेगा कि अरे यार ऐसी हेडिंग लगाओ, ऐसा ये करो। लेकिन संपादकों का इतना रवैया चेंज हो गया था कि मीटिंग में बैठ करके सीरियल की बातें हो रही हैं, वो हीरोइन ऐसी दिखती है, वो ये दिखता है, ये टीवी सीरियल। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि जिस मीडिया को आप अखबार मान के उसको पढ़ते हैं, जो टीवी देख के आप एक राय बनाते हैं कि बहुत समझदार वहाँ लोग भरे हुए हैं, अंदर की बात सुन लीजिए। तो फैक्ट बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो शशि जी जब मीटिंग में आते थे तो उनको हमारा क्राइम रिपोर्टर रिक्वेस्ट हाथ पैर जोड़ करके एसपी से कहता था, सर एक गाड़ी लगवा दीजिए पुलिस की। अच्छा, मतलब एक पेपर के संपादक को गाड़ी की ज़रूरत है, पुलिस के प्रोटोकॉल की, और वो भी मिल नहीं रहा है। उसके क्राइम रिपोर्टर को जिम्मेदारी दी जाती थी कि शशि शेखर जी को आना है तो तुम गाड़ी मैनेज करो, तब तुम क्राइम रिपोर्टर पर रह पाओगे। तो वो गाड़ी मैनेज करता था, संपादक जी आते थे, किसी बड़े होटल में मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में संपादक जी ऐसे पैर करके बैठ जाते थे। सारे रिपोर्टर्स वहां जब निकलते थे सब चरण पखारते हुए, केवल एक शख्स ऐसा था, नीरज पटेल, जो उनके चरण नहीं पखारता था। अपमानित करने के लिए नहीं, रिस्पेक्ट करता था। मेरे प्रधान संपादक थे, हाथ जोड़ करके नमस्ते करता था। यही मेरे संस्कारों में था, क्योंकि मैं अमूमन भी कोशिश करता हूँ। अभी ये देखिए, हम लोग पुरानी सिस्टम को सारे नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये खुल करके कह रहा हूँ कि पैर छूने की परंपरा को मैं मनुवादी व्यवस्था मानता हूँ। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे छोटा है मेरे भी पैर छुए, मैं नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। गंदे पैर कहाँ से आया है, कैसे आप गंदगी में हाथ लगा रहे हो? मैं गंदगी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो आपको औकात दिखाने की हैसियत की तरह से है ना कि एकदम इसको उसी तौर पे इस्तेमाल किया गया था और हम लोगों ने उसको कैरी कर लिया। अगर ऐसा है कि वो परंपरा है तो ब्राह्मण अपने बच्चों को ये परंपरा क्यों नहीं सिखाते हैं? तब तुम परंपरा को अपने घर में सीमित करके क्यों रखते हो? पड़ोस में भी रहने वाला ब्राह्मण, जिसके आपसे कहेंगे आपसे 30 साल से अच्छे रिलेशन है, आपके हर सुख दुख में शामिल होने वाले लोग भी, उनका बच्चा जब बाहर से आएगा कहीं बाहर पढ़ने वाला, आपके फादर आपके पेरेंट्स बाहर बैठे होंगे तो पैर नहीं छुएगा। आपके पिता ही, आपके माता पिता आपको ये समझाएंगे कि यार बगल वालों के छू लिया करो। तो ये जो पैर छूने वाली परंपरा है बाकी लोगों ने शुरू की, मैंने नहीं छुआ तो मैं टारगेट में था कि कौन शख्स है। सेम हेयर। ये सबके साथ होता है। सीधी बात है, हमारे आपके उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हम आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी आपकी जाति की वजह से हम प्रताड़ित थे। हम उस जाति में होने के बावजूद उनकी सत्ता को चुनौती देते थे, चैलेंज करते थे, इसलिए प्रताड़ित थे। और प्रताड़ित नहीं थे। हाँ, ये भी एक बात कह रहा हूँ आपसे, जब किसी को ये पता चल जाता है कि ये आदमी मुद्दे में क्लियर है, खुल के बोल रहा हूँ, मेरे साथ संस्थानों में काम करने वाले लोग इस बात को तस्दीक करेंगे। हिंदुस्तान, अमर उजाला, एक दिन के लिए दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, न्यूज नेशन,
किसी संपादक की कितना भी तुर्रम खा रहा हो, हिम्मत नहीं हुई मुझे सार्वजनिक तौर पर डांटने की। अगर मेरे खिलाफ कुछ जाती भी थी बातें, इसी टाइप की जाती थी कि अरे वो तो अपनी चलाता है, अपनी ये करता है, ये कभी आज तक शिकायत नहीं गई कि खबर छोड़ दी है, केवल एटीट्यूड ठीक नहीं है। इस चीज़ पे मैं मतलब अपने और दर्शकों को एक चीज़ और दूसरी तरफ लेके जाना पड़ूंगा, जो काम की बात है। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपने काम में बहुत माहिर हो, एकदम सहमत हूं, मास्टर बनना एकदम है। सहमत हूं। इस पे क्या मतलब सलाह होगी कि भाई लड़ तभी पाओगे जब एकदम मेरिट का जो है रोना रोते हैं ना, एकदम झंडा गाड़ दो। एक नाम आपसे नहीं लूंगा, बहुत चर्चित नाम है, उनको बहुत मानता हूं अंदर से, लेकिन मेरा उनका सिर्फ एक बात में मत भिन्नता हमेशा रही है। वो कहते थे कि बहुजन मीडिया में पत्रकारों की संख्या बढ़ानी है, मैं कहता था क्वालिटी बढ़ानी है। वो कहते थे खबरों की संख्या बताओ, मैं कहता था कि खबरों की संख्या नहीं बढ़ाऊंगा, मगर नेशनल जनमत पर डलने वाली खबर चाहे वेबसाइट पे पड़ी हो, बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूँ आज कि नेशनल जनमत पर पढ़ने वाली खबर आज तक डिलीट करने की नौबत नहीं आई। मुझसे लगातार कहा जाता था, जब मैंने न्यूज़ नेशन छोड़ा, अपनी नेशनल जनमत वेबसाइट शुरू की, लगातार कहा जाता था यार और लोगों को देखो दिन में इतनी खबरें डालते हैं, इतना ये करते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात का हिमायती हूँ कि आप 150 लोगों की भीड़ भर लीजिए, उनके मुकाबले 5 काबिल लोगों को भर लीजिए, वो आपके उन 1,500 मनुवादियों पर ज़्यादा भारी पड़ेंगे। इसलिए पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको उनको चुनौती देने के लिए ज़्यादा काबिल होना पड़ेगा। रोना रोने से काम नहीं बनेगा। हम आप इस बात के उदाहरण हैं, हमें रोक नहीं सकते हो, अड़ंगा तो लगा सकते हो, कहाँ रोक पाए हमें आप? अड़ंगा लगाया। हाँ, ये बात है कि उनके पास जो सिफारिश होगी, अब नाम क्या लेना किसी का, वो इंडिया टुडे का एक टॉप बन जाएंगे लल्लन टाइप का। अगर जब उनके पास जुगाड़ होगी, नेटवर्किंग होगी, उनके पास ये कहने वाला होगा कोई कलीपुरी से कि करवाइए मैं हूँ। हमारे पास वो लोग नहीं थे, लेकिन हमें रोक नहीं पाए। अड़ंगा लगा दिया आपने, लोग नहीं गए। इसलिए आपकी बात से 101% एग्री करता हूँ कि हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, हमारे अंदर तर्क शक्ति होनी चाहिए, उनकी बातों का जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। केवल रोना पीटने से काम नहीं बनने वाला। जो मीडिया में खासकर जो दलित बैकग्राउंड से होते हैं, उन पे जातिगत भेदभाव भी होता है। कई उदाहरण भी आए हैं, मैंने बहुत बार झेला है। वो एक सामान्य तौर पर समझ है कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है। पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति के साथ मीडिया में कैसा व्यवहार होता है? ये मैंने जवाब पहले ही दे दिया। आप एससी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, कुछ भी हैं, अगर आप उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे रहे तो आपसे उनको कतई तकलीफ नहीं। सीधा सिस्टम राजनीति वाला मीडिया में लागू है और जुडिशरी में लागू है। अगर आप उनके सिस्टम के पूरी तरीके से मुर्दा गुलाम हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इनपुट में था और अपने जब शिफ्ट होती थी तो अपनी शिफ्ट का इंचार्ज भी रहता था। न्यूज़ नेशन के दौरान की बात कर रहा हूँ। किसी रिपोर्टर ने अगर भेजा कि मेरी विधानसभा में इतने % ये जाती, इतने % ये जाती, इतने % ये जाती, आप आंख मूंद करके उसको आगे बढ़ा देंगे तो उनको तकलीफ नहीं है। आप अगर रिपोर्टर से ये पूछ लेंगे, और रिपोर्टर मान लो उपाध्याय जी हुए, सिंह जी है, या हम कह रहे पटेल भी हुए, उनसे भी अगर आपने पूछ दिया कि यार तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण इतने हैं, तो वो कंप्लेंट पहुंचेगी। अगर आप ये पूछ दो कि तुम्हें कैसे पता यार तुम्हारे यहाँ मौर्य नहीं है, तुम्हारे यहाँ खटीक नहीं रहते हैं, तुम्हारे यहाँ वाल्मीकि नहीं रहते हैं, कैसे पता यार तुमको, तो उनको अगर चुनौती नहीं दोगे तो आपको, हाँ चुनौती नहीं दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण बीट दे दी जाएंगी। महत्वपूर्ण बीट नहीं दी जाएंगी, रखा जाएगा चरणों में ही, बशर्ते आप चरणों में रहने पर ठीक ठाक महसूस करते हो। मतलब इतना बस अंतर है, इतना बस अंतर। हाँ, इतना अंतर। तो ये अपना मेन स्ट्रीम का अनुभव लेके फिर खुद का मीडिया नेशनल जनमत शुरू किया, और बहुत हम इसमें खुशी जाहिर करते हैं कि जितने भी बहुजन मीडिया संस्थान है उसमें खास पहचान है नेशनल जनमत की। इसकी यात्रा को कैसे देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आज के दौर में पत्रकारिता करना, खासकर जिस वैचारिकी के साथ आप खड़े हैं, उसमें क्या चुनौती है? एक बात रह गई, केवल मीडिया जो जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम कह देते हैं, मनु स्ट्रीम है, मनु स्ट्रीम है या वो कॉर्पोरेट मीडिया है, सही बात, सीधे कॉर्पोरेट मीडिया है, उसको मेन स्ट्रीम नहीं कहना है। मेन स्ट्रीम हम आप हैं जो जनता की बात करते हैं, जनों सरकारों की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, केवल ओबीसी एससी माइनॉरिटी होने से ही दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है कि आप सत्ता को चुनौती देते हैं, संस्थान की सत्ता को नहीं। उनका काम है, जो ये मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया, इनका काम है कि ये सत्ता से तालमेल मिला के चलेंगे तो उनको भारी भारी विज्ञापन मिलेंगे। लेकिन जब आप अपनी शिफ्ट में इस बात पे
सवाल उठा देंगे कि ये वाली खबर क्यों नहीं चल रही है, ये क्यों नहीं छप पा रहा है, ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो पा रहा। इससे भी तकलीफ है। इससे भी मेन चीज़ हम लोग वहाँ भी तकलीफ पैदा करते हैं। एक बात और कह रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों पर कोई सवर्ण भी कर देगा तो उससे भी उनको तकलीफ हो जाएगी। हमारे बनस्पत कम होगी लेकिन हो जाएगी, तो उसको मैनेज कर लेंगे, वो हाँ समझा देंगे। हाँ, अंतर इतना है कि वो मैनेज हो जाएगा, हम आप जल्दी मैनेज नहीं होंगे। अब बात आती है अपने संस्थान शुरू करने की। किसी भी संस्थान में मैं रहा, इसको इस तौर पे भी जज किया जा सकता है कि पता नहीं मेरा नेचर ठीक ना हो सकता है। सारे संस्थानों में मेरे ऊपर एक आरोप लगा, खुले तौर पे चुनौती दे रहा हूँ। कोई नहीं कह पाया कि आपको काम नहीं आता, कोई नहीं कह पाया मुझसे कि आपने पैसे ले लिए खबर के लिए, कोई नहीं कह पाया कि आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं, आपने किसी का खाना खा लिया। एक आरोप, हर जगह एक आरोप, एटीट्यूड ठीक नहीं। और मैं लगातार ये कहता था जीवन में यही है जो कुछ है, जन्म से मिला है, इसको पालना है मुझे। और मेरे मीडिया, इस कॉर्पोरेट मीडिया को छोड़ने के पीछे एक ही वजह थी कि इस एटीट्यूड को पालना चाहता था। इस एटीट्यूड को पालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस एटीट्यूड को पालने के लिए चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात, अपने परिवार में सबसे पहले आपको चुनौती पेश करनी पड़ती है। सबसे पहले परिवार, नाते, रिश्तेदार, घर परिवार। सोचिए 2017 में के लास्ट में जब मैंने डिसीजन किया कि अब न्यूज़ नेशन में नहीं रहना है, उसी समय शादी मेरी तय होने वाली थी। तो अमूमन लोग शादी के समय कोई बड़ी नौकरी पकड़ते हैं, उसी तरह का हमारा समाज है। तो फिर और जब हम बैकवर्ड में हो, बैकवर्ड और एससी में हो, तब हमको नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। सवर्ण व्यक्ति को ये समझ में आता है कि लड़के में क्या टैलेंट है। बैकवर्ड एससी को आज भी शादियों के लिए टैलेंट से ज़्यादा इस बात पे वो होता है कि सरकारी नौकरी कर रहा है कि नहीं। चपरासी भले ही हो, प्राइमरी का मास्टर भले ही हो, लेकिन उनको पसंद वही है। अब मैंने घर में आके बताया, मेरी शादी की बात चल रही थी कि पिताजी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, नौकरी वाली है, कॉर्पोरेट वाली, बाकी अपना संस्थान शुरू करेंगे। पिताजी बोले यार अजीब आदमी हो, लोग शादी के समय नौकरी पकड़ते हैं तुम छोड़ रहे हो, और तुम छोड़ रहे हो। लड़की के फादर, मतलब मेरी वाइफ के फादर घर पे आए। मैंने उनको बताया कि नौकरी में नहीं हूँ, शादी करना तो ये सोच समझ के करना। पिताजी बहुत नाराज़ हुए। माता जी ने कहा अरे वो अजीब टाइप का है, पता नहीं जब से दिल्ली गया तब तक किसी ने करवा दिया उसको, कुछ मंत्र फंत्र उसके ऊपर पढ़ दिए। हाँ, जब तक हम गुलाम थे, धागा बांधते थे, कथा में बैठते थे, इनकी सत्ता को चुनौती नहीं देते थे, तब तक बढ़िया लड़के थे। अमूमन घर वालों की नज़र में कौन सा लड़का बढ़िया है? घर के सिस्टम के हिसाब से चले, किसी को चुनौती ना दे, अपना घर के सिस्टम से शादी कर ले, नौकरी बैठ जाए, नाते रिश्तेदारियां करे, समाज को छोड़ दे, तो लड़का बढ़िया है। तो हम तो लगातार चुनौती दे रहे थे, तो लड़का ठीक नहीं था। फिर कैसे कैसे उनके घर वालों को समझा लिया किसी तरीके से। दिन में शादी की मैंने, रात में शादी नहीं करनी थी। अच्छा। आतिशबाजी नहीं करवानी थी, घोड़े पे नहीं बैठना था, ब्राह्मण की सिस्टम से शादी नहीं करनी थी। अच्छा। बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। लास्ट तक शादी के दिन तक जूझा रहा, लगा रहा, लेकिन मना लिया। शादी के कार्ड पे सूंड नहीं छपवानी थी। पिताजी ने कहा कि अपने लोगों के लिए अलग कार्ड छपवा लो, हमारे लिए अलग छपवा लो। हमने कहा नहीं। अच्छा। जब हमें कोई सूंड वाला देने आता है तो हमसे पूछता है हमारा सूंड में भरोसा है कि नहीं? नहीं पूछता। हम उससे क्यों पूछने जाए कि तुम्हारा बाबा साहब में या ज्योतिबा फुले में भरोसा है कि नहीं? जिस पे हमारा है हम उसको देंगे, जिसका उस पर वो हमको कार्ड देता है। बहुत चीज़ें हुई, खैर छोड़ दी नौकरी। एक आध हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स में संपर्क थे, घमंड हमें बहुत था, अरे मैंने इतने लोगों के काम कराए हैं। कभी सेल्स टैक्स वाले ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कि कोई अपने रिपोर्टर को बोल दिया। हमारे एक मेरे पास ताकत हमेशा रही, बिना काम के लोगों से मिलता रहा। अच्छा। सामाजिक पूंजी मैंने जीवन में बहुत कमाई। संघ में एक शब्द होता है संघ आयु, मतलब आपने संघ में कितने साल गुजारे हैं। तो मेरी उम्र हमेशा कम रही, लेकिन मेरी समाज आयु ठीक ठाक रही। समाज में मैंने बहुत समय दिया, तो वही एक कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब आपने नौकरी छोड़ी, न्यूज़ नेशनल जनमत वेबसाइट शुरू करी, मेरे साथ सोबरन एक काम करता था, सोबरन कबीर। कभी आप उससे पूछिएगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो रात में 12-12 बजे घर में घुस रहा है, सुबह निकल जाने वाला व्यक्ति, 10-10 दिन अपने फ्लैट से नीचे नहीं उतरता था। वहीं उसने छोले कुलचे ला के दे दिए, वहीं खा लिया, फिर बैठ गए। रात में 3 बजे नींद खुली तो फिर खबर डालने लगे। क्यों? चुनौती किससे थी? समाज से नहीं थी, घर से चुनौती थी। अगर फादर को अपने ये बता देता कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कहते यार तुम बीएड किए हुए हो, टीचर बन जाओ। भाई घर वालों के लिए इस्टेब्लिशमेंट आज भी नहीं हो सकता है संतुष्ट हो मुझसे। नहीं होंगे संतुष्ट। मेरी माँ भी आज भी कहती है नहीं होंगे, नहीं हो सकते। हमारे आपके लिए सबसे पहली चुनौती हमारे घर से है। ये अंतर है और अन्य लोगों का काम करने में और हमारे काम करने में। हमें हर दिन ये प्रूव करना पड़ता है कि अब हम ठीक स्थिति में हैं। हमारे आपके सिस्टम से जो लोग लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सामान्य प्रोटोकॉल में जीते हैं। किसी भी शहर में अगर हम जाते हैं
तो वहाँ कोई व्यक्ति हमारी फ्री में रुकने की व्यवस्था कराता है, खाने की व्यवस्था कराता है, क्या एक्स्ट्रा इनकम नहीं है? हमारी मदर का इलाज पीजीआई में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होता है, डॉक्टर कहते हैं इनको वेट नहीं कराना है, क्या ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है? ये इसी समाज के काम करने से मिला है। खैर, वेबसाइट शुरू करी, लगातार 1.5-2 साल संघर्ष झेला, मेरा पूरा पैसा था सैलरी का, पीएफ का, सब खत्म हो गया। कुछ लोगों ने बीच बीच में सहयोग किया, नाम किसी का बहुत बताना ठीक नहीं है, लेकिन सहयोग किया लोगों ने। ये भी यहाँ तक भी सहयोग किया गया कि चलो आप एक लड़का रखे हो, उसको 15,000 सैलरी देते हो, 10,000 हम दे देंगे, 5,000 आप जुगाड़ कर लिया करो। फिर कैसे कैसे कुछ लोग संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। वेबसाइट से तो कुछ ज़्यादा पैसा आ नहीं पाता है। सही बात। फिर शादी भी हो गई, यूट्यूब चैनल शुरू किया नेशनल जनमत नाम से। यूट्यूब जब शुरू किया तो धीरे धीरे स्लो आगे बढ़े, क्योंकि मेरा प्रोसेस जो है वो स्लो है लेकिन सॉलिड है। मतलब मैं भड़ुआ शब्द से अपना वीडियो नहीं चलवाना चाहता। फलाने ने सवाल भी है, हाँ, फलाने ने फलाने को भड़ुआ कह दिया, उस रात ऐसा क्या हुआ, जानिए वो उसको उठा ले गया, अमित शाह ने संसद भंग कर दी, यूपी कर दिया, हाँ यूपी की ये गिर जाएगी, उसने उसके मुंह में, मतलब क्या शब्द भी मुंह से लेना ठीक नहीं समझता। इस तरह की पत्रकारिता का मैं हिमायती नहीं रहा हूँ। इस तरह की में चैलेंजेज आते हैं, प्लस हमेशा मुझको बताया गया कि अपनी जाति के नेताओं पर सवाल नहीं उठाने हैं। अच्छा, अगर आप बहुजन धंधे में सफल होना चाहते हैं तो यादव पे सवाल ना उठाइए, जाटों पे सवाल ना उठाइए और अपनी जाति पे ना उठाइए। 3 चीज़ें आपको, और हाँ, माइनॉरिटी पे तो कतई मत उठाइए। मोदी योगी के विरोध में माइनॉरिटी आपकी चैनल देखते हैं तो आपको मुंह उठा करके सिर्फ मोदी योगी को गाली देनी है। आपको इस बात पे सवाल नहीं उठाना कि जब बहन जी थी बहुत अच्छा काम किया, उनके अच्छे कामों को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको सवाल नहीं उठाना है कि अगर उस समय अम्बेडकरवाद आगे बढ़ रहा था तो वो अम्बेडकरवाद खटीक में क्यों नहीं पहुंचा, पासियों में क्यों नहीं पहुंचा, वाल्मीकि में क्यों नहीं पहुंचा, मेहतर बसोर में क्यों नहीं पहुंचा, धोबियों में क्यों नहीं पहुंचा। जब आप ये सवाल उठा देंगे तो आप बुरे हैं। फिर आपका जो सहयोग करने आ रहा है आपके घर पे, RSS के एजेंट हो, हाँ तो आरएसएस के एजेंट हो, हाँ आप अखिलेश पे सवाल उठा देंगे तो आप कांग्रेस के एजेंट हो, अपनी जाति के एजेंट हो, मतलब किसी का भी कहा जाएगा। और एक बात का ख्याल रखना है, अपने ही बहुजन मीडिया के साथियों ने मेरे घर घर आके मुझे 10 बार कहा, नीरज भाई अपने लोगों पे सवाल मत उठाइए। तो मैंने कहा अपने की परिभाषा क्या होगी? तो बोले अपने जो समाज के हैं। तो फिर मैंने कहा प्लीज़ मोदी जी पे सवाल मत उठाइए। भले ही वो बाद में ओबीसी हुआ लेकिन ओबीसी है, तो ओबीसी। भले ही वो मुखौटा हुआ लेकिन दलित राष्ट्रपति है, अब आदिवासी राष्ट्रपति है। इन पर वीडियो क्यों बनाते हो? तो अगर एक जगह पर काम से डिसाइड करते हो कि भाई हम लोग वो लोग हैं जो बीपी सिंह की जयंती मनाते हैं, क्या मोदी की मनाएंगे? एक ठाकुर है, एक ओबीसी, एक कहने को ओबीसी है। इसका मतलब हमने वहाँ कर्म पे डिसाइड किया कि राहुल सांकृत्यायन के कर्म अच्छे थे, इसलिए हमने राहुल से हिमांशु कुमार के कर्म अच्छे हैं, इसलिए हिमांशु कुमार को हम लोग अपना मानते हैं कि आदिवासियों के लिए काम कर रहे हो, समर्थन दे रहे हैं। तो वहाँ कार्य से डिसाइड कर रहे हो और यहाँ जाति से डिसाइड कर रहे हो। साला मूक बधिर हो गए संसद में, केवल जाति के वोटों की दलाली कर रहे हैं, क्यों नहीं उन पर सवाल उठाएंगे? लेकिन ये कठिन है क्योंकि उनके पिछलग्गू, आपकी जाति के लोग, आपको जाति, मेरे जिले के लोगों ने मेरे ऊपर फतवा जारी कर रखा था कि जाति विरोधी है, इनको पटेल समाज के कार्यक्रम में नहीं बुलाना है। अगर ये पानी बंद कर दिया, हाँ, अगर ये इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हम लोग अलग टाइप के लोग हैं, शान से जीने वाले लोग, लेकिन ये है कि अगर इन सब चीज़ों को आप चुनौती दे रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति जाति द्रोही नहीं है, जाति के संगठन, अपनी ही जाति के संगठन आप पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, तब तक आप बहुजन का काम नहीं कर रहे हैं, बहुजन एकता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जाति का व्यक्ति जब ये कहने लगे कि ये जाति द्रोही है, तब समझ लो कि आप ठीक काम कर रहे हैं, ठीक जगह निशाना है। ये क्या चलेगा कि इधर बहुजन मार्केट पे भी कब्जा किए रहे, यहाँ से भी दुकानदारी चलती रहे और वहाँ चुप चुप करके जाके जाति का भी खेल करते रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पे पसंद नहीं करता। गुड पत्रकारिता नहीं करनी, कठिन है। ये भी कह रहा हूँ कि मैं ये देखिए, हाँ एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वोकल होने पे ऐसा भी नहीं होता प्रोफेशनली भी, क्योंकि नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल, यही मैं कहने जा रहा था, आपसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम फैक्ट है आपकी। आपको ये तय करना है कि आपको बहुजन पत्रकारिता का धंधा चलाना है या समाज। मैं कहता हूं कि मैं भी हूं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, शंभू भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक जी अच्छा काम कर रहे हैं, नवीन भैया अच्छा काम कर रहे हैं, मूक नायक जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से मैं भी एक हूं। हर पत्रकार मेरी तरह हो जाएगा तब भी समाज का भला नहीं होगा, लेकिन हर कोई किसी अन्य की तरह हो जाएगा तब भी काम नहीं चलेगा। मैं अन्य लोगों से कहता हूं कि मेरी भी तरह लोग होने चाहिए जो अपने नेताओं को कचोटें, उनसे सवाल करें कि तुमने नाई को टिकट क्यों नहीं दिया। मैं नहीं पूछूंगा तो क्या दूसरा पूछने आएगा?
जिन लोगों के हम नाम लेते हैं कि बड़े अच्छे हैं, नाम ले देता हूँ, रवीश कुमार पूछेंगे कभी अखिलेश यादव से कि तुमने विश्वकर्मा को टिकट क्यों नहीं दिया? वो सांप्रदायिकता की बात करेंगे, मोदी योगी के विरोध में बात करेंगे, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। रवीश कुमार कभी करेंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी कभी करेंगे, अभिसार शर्मा कभी ये पूछेंगे। ये तीनों लोग कभी इस पे वीडियो बनाएंगे क्या कि पाखंडवाद इतना क्यों फैला रहे हो, मंदिरों में सारे एक जाति के लोग क्यों बैठे हैं, उनका 100% रिजर्वेशन क्यों है? उनकी सीमाएं हैं। देखिए, मोदी योगी को अगर गाली देने की बात सुननी है तो ब्राह्मण और ठाकुर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन जब मुद्दों पर फोकस करना होगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों नहीं हुआ, जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही है, तब हमारे आप जैसे लोगों को ही इनको कगालना पड़ेगा। तो हमारे जैसे लोगों को, पत्रकारों को, आप जैसे लोगों को, हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि समाज को हमें दिशा क्या देनी है। अगर देखिए व्यूअर की बात है तो व्यूअर तो कंगना राणावत पे भी बहुत आते हैं, तो कंगना राणावत दिखाइए। मुझे ये पत्रकारिता कभी समझ में नहीं आई, अगर मेरी नज़र में दिवाली मनाना या शिव के लिंग पर दूध चढ़ाना पाखंड है, तो मेरी नज़र में बकरे काटना भी पाखंड है। मैं कभी फिर ईद की मुबारकबाद हरा कुर्ता पहन के नहीं दे सकता। मैं धंधे के लिए ये नहीं कर सकता कि एक वर्ग को खुश करने के लिए। मेरे लिए दोनों पाखंड हैं। हाँ सुमित जी, नुकसान उठाता हूँ इस बात का, जब रगड़ जाता हूँ, रगड़ के फेंक जाता हूँ, लोगों की गालियाँ भी सुनता हूँ, परिवार में ये सब सुनता हूँ, नाते रिश्तेदारी नहीं झेलता, ये नहीं करता। इतना रगड़ने के बाद भी उतना पैसा नहीं आ पाता है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जितने में बिना भाइयों के सहयोग के मैं चल पाऊँ। ये तो चुनौतियाँ तो हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस काम को इस तौर पे ले रहे हैं कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो पैसे आएंगे, उनको गलत नहीं मानता हूँ। अगर मेरे पास भाई ना हो, मेरी सारी रंगबाजी घुसी की घुसी रह जाएगी। आप बताओ, 40-50 हज़ार रुपये, बताना नहीं चाहिए, 40-50 हज़ार रुपये महीने में आएगा, 1 लाख रुपये आपका खर्च होगा, कैसे रंगबाजी से ये बोल पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ आज? अब पता नहीं कब तक बोल पाऊंगा। अभी तक तो प्रकृति का शुक्रगुजार हूँ, अपने महापुरुषों का आशीर्वाद है कि अभी तक ये रंगबाजी मेंटेन है कि जाओ साला, नहीं तुम्हारे तेल लगाएंगे और हम समाज का काम कर लेंगे। लेकिन अगर किसी पत्रकार के, जिसको हम कह देते हैं, समाज के लोगों सुन लीजिए, जिनको हम लोग कह देते हैं कि यार 500 रुपये में बिक गया ये पत्रकार, जिसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, क्या करेगा वो? साला केवल पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करे, बाकी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए के घर बनवा लें। बाकी सारे नेता जिनको आप एक बार विधायक बनाते हैं वो 5-5 कोठियाँ ले लें, उनमें आप खुश हो, कोठियाँ देख करके खुश हो। और पत्रकार साला 20,000 की घड़ी पहन ले, उसमें आप ढूंढने लगते हो कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। मतलब हमारे ठीक से रहने में, हम ठीक से चल लें, अच्छी गाड़ी से चल लें, अच्छे कपड़े पहन लें, उसमें तकलीफ है। जिन लोगों को सम्मान दे रहे हो, पत्रकारों को कब से सम्मान देना शुरू किया इन ओबीसी एससी के लोगों ने? जिंदगी भर आप लोगों ने केवल ब्यूरोक्रेट्स को बुके दिया और उन नेताओं को 20-20 किलोमीटर दूर से रिसीव किया। और ठेका पत्रकारों पर है। तुम ही ईमानदार रहो, तुम मुकदमे भी झेलो, तुम जेल भी चले जाओ, तुम आंख में आंख मल कर सवाल भी करो, और हमसे और ज़्यादा वो हैं। अगर पिछड़े वर्ग के, एससी वर्ग के किसी व्यक्ति को रास्ता दिखा दिया तो इमला बोल करके उसको एप्लीकेशन भी लिखानी पड़ेगी फ़ोन पे। ये भी हमारी आपकी ठेका और चुनौतियाँ हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत है। जब तक प्रकृति साथ देगी, मेरा तरीका दूसरा है। आज हम गाड़ी में घूम रहे हैं, कोशिश करेंगे, हो सकता है कि जब सहयोग डाउन हो जाए एकदम से, तो हो सकता है छोटी गाड़ी में चलने लगे, हो सकता है बाइक से चलने लगे। जब तक औकात है, क्षमता है, तब तक झुकूंगा नहीं। ऐसे ही काम देखिए, जज्बा देखिए, जब तक औकात है भाई झुकेंगे नहीं। नीरज भाई, मतलब जो हम काम करते हैं, कभी कभी ये सवाल मैं खुद से भी करता हूँ कि एक्टिविज्म और जर्नलिज्म, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। फर्क है। इससे कैसे बचें? बिल्कुल सहमत हूं। ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप, क्योंकि मैं खुद मिक्स हो गया हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ। खुद मिक्स हो गया हूँ, खुद मिक्स हो गया हूँ, और सोचता हूँ मैं कि इससे मेरा काम प्रभावित होता है। बिल्कुल फैक्ट है, काम प्रभावित होता है। हमारे पास ले दे के जो धंधा है वो यही है कि भाई लोगों की समस्याएं उठानी है, वीडियो डालना है, उस वीडियो पे व्यूज आएंगे, उससे जो गूगल सेंस से पैसे जनरेट होंगे वो हमें मिलेगा, उससे हमारा रोजी रोटी चलेगी। मिशन जनमत में सरकारी हम ऐड ले नहीं सकते। कोशिश की थी कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से रखेंगे, लेकिन ये दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। तो फिर उसमें मुद्दे घुसे तो सरकारी विज्ञापन मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो ये बात एकदम फैक्ट है कि हम लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ फिर करने लगते हैं अपनी पत्रकारिता से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति हमारी तरह हो जाए वो भी ठीक नहीं है। लेकिन क्यों मैं ज़रूरी मानता हूँ, कितने लोग हैं जो मंचों पर पहुँच करके ये कहें कि यार अंबेडकर को पूजो मत, उनको अगरबत्ती ना दिखाओ, यार रामस्वरूप वर्मा यार अर्जक संघ चलाते थे,
यार रामस्वरूप वर्मा को टीका ना लगाओ यार, रामस्वरूप वर्मा को अगर जयंती मना रहे हो तो यार धागा पहन के ना मनाओ यार। सही बात है, अगरबत्ती दिखा रहे हो। तो मैं जब ये अपना भूमिका सोच लेता हूँ तो मैं सोच लेता हूँ यार कौन बताएगा यार जाकर के, तो फिर कंप्रोमाइज कर लेता हूँ अपने धंधे से, असली धंधे से, कि ठीक है हमारी ये भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्या उनके जो तथाकथित पत्रकार हैं उनके पास चूंकि माध्यम है, वो देखिए कितना शार्पनेस है, वो जिसको पत्रकारिता कहते हैं वहाँ अपना एजेंडा बीच में इन्वॉल्व करते हैं। हमारी आपकी मजबूरी है, चूंकि हमारे पास संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोगों को खुल के आना पड़ता है। ये अंतर है। वो पत्रकारिता में बीच में अपनी बात घुसेड़ देंगे। कैसे? जैसे चैनल चल रहा है उसमें वो कि ये मंत्र भी बता देंगे, बीच में किसी तांत्रिक को भी बैठा लेंगे, वो दिन का आपका वो भी बता देगा। किसी भी चैनल की शुरुआत होती है कि सोमवार को आपका दिन कैसा रहेगा, है ना, इसका ये कैसा रहेगा, फलाने कथावाचक का भी बता देंगे, मंदिरों में भीड़ कैसे लगी है, ये सब कर देंगे। तो उनका मुद्दा तो जस्टिफाई हो रहा है। जैसे जब आप ये कहते हैं, तमाम लोग ये सवाल उठाते हैं कि बहुजनों को ये अलग से बात क्यों करनी पड़ती है अपने महापुरुषों की। ये बात फैक्ट है कि ब्राह्मणों को या किसी भी ऐसी सक्षम जाति को ज़रूरत कहाँ है कि वो अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाने की अलग से बात करें। पहले तो सरकारी सिस्टम उनके साथ में है, उनको नाम मिल जाते हैं उनके महापुरुषों के। दूसरी चीज़, मंदिर बने तो हैं, मंदिर में आप जाइए, उनका काम हो रहा है। वो मंदिर में बैठा हुआ जो खुदा है वो उनका महापुरुष है, उनका क्योंकि ये जो गलत लोग कहते हैं हिंदू धर्म, ये ब्राह्मण धर्म है और उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। हर एक सिस्टम इस धर्म का, इस ब्राह्मण धर्म का हर एक सिस्टम उनको ऐसा बनाया गया है कि उनको रोजी रोटी उपलब्ध कराए, उनको पैसा दे। आप कुछ भी करो, जीवन का कोई काम करो, कोई भी कर्म करो, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ हम मिक्स नहीं करते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए उनके बीच में जाएं। मतलब हमारी डबल जिम्मेदारी होगी, बिल्कुल बनती है हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल एक्टिविज्म भी। केवल हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम वहाँ जाएं और माइक से लेके चले आएँ। क्यों? वजह समझिए। मैं जब हिंदुस्तान पेपर में था तो मेरी ड्यूटियाँ क्या लगाई गई? निषाद महासभा कवर करेंगे, प्रजापति महासभा कवर करेंगे, ये करेंगे। अच्छा। क्यों? वजह समझिए। इन महासभाओं में कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी आपको। आप अगर अग्रवाल महासभा कवर करेंगे तो गिफ्ट मिलेगा। निषाद महासभा कवर करेंगे तो आपको ना कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और ना प्रेस नोट ढंग का मिलेगा। अब आप ये कहिए कि आप पत्रकार की हैसियत से गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ जाइए और प्रेस नोट लेके लौट आइए। मगर जिम्मेदारी उन लोगों को ट्रेंड भी करना था हमारा। मैं ये पत्रकारिता से गलत जाके नहीं कर रहा था भाई, मैं गया वहाँ पे, पत्रकारिता की मेरी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो मुझे खबर दी मैं लिख दूंगा। सही बात। लेकिन एक समाज का होने के नाते तो जिम्मेदारी थी। अपने पेपर का समय काट करके तो काम नहीं कर रहा था, वहाँ जाके उनको बताना भी था तो कि एकलव्य कौन थे, एकलव्य को तुम्हें क्यों लेना है, उस राम के साथ वाले निषाद राजगुरु को क्यों नहीं लेना है, अपने समाज को कैसे समझाना है। तो निश्चित रूप से हम सब की डबल जिम्मेदारी है और जितनी जिसकी क्षमता है उसको उतनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारी, बहुत परेशान तो हो जाता हूँ खैर, लेकिन चैलेंजेस भी मैं देख रहा हूँ बहुत। सुना दिल्ली से पुलिस ने नोटिस भेजा है, कहीं पे साजिशकर्ता भी बना दिया गया था आपको, और देश के सबसे ताकतवर संस्थान ने नोटिस भेजा था। सबसे ताकतवर संस्थान ने, किसी सिपाही से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का नाम ले दो, सिपाही से, पुलिस के, वो नहीं समझ पाएगा। किसी डीजीपी से, किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस से कह दोगे कि बीआईएफ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसको बनाया ही अजीत डोभाल ने था, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने, जो इस समय भाई ताकतवर है, उसको बनाने वाले व्यक्ति ने आपको नोटिस भेजा और उसकी सेक्रेटरी जो गांगुली हैं उन्होंने नोटिस भिजवाया दिल्ली पुलिस से, तो आदमी का हलक सूख जाता था। मुझे 10-10 बार कहा गया, पूरे गर्व के साथ बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस द्वारा कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। वीडियो डिलीट नहीं किया मैंने, आज भी है। क्यों? दमदारी पता क्या थी? दिल्ली पुलिस ने जब नोटिस भेजा तो मैंने 11 पेपरों का हवाला देते हुए भेजा। इस पेपर में है, इस पेपर में है, इस पेपर में है, इस मैगजीन में है, इनके हवाले से मैंने रिपोर्ट बनाई है। एक, अगर आप इन पेपरों को नोटिस दीजिए, ये सब भारत सरकार के आरएनआई द्वारा मान्यता प्राप्त, सूचना प्रसारण मंत्रालय कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड समाचार पत्र हैं, इनको नोटिस दे के खबर हटवा लीजिए, मैं अपना वीडियो डिलीट कर लूँगा। मुझसे कहा मेरे आईओ ने, आपको पता नहीं है कि आप कैसे लोगों से लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे पता है, मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आपदा में अवसर ढूंढ लिया। मुझे पता है कि मैं इतने बड़े लोगों से लड़ रहा हूँ कि इन मूर्खों को, जिनको पता नहीं है कि बीआईएफ कैसे काम कर रही है, और अब संघ कुछ नहीं है, अब बीआईएफ से ही सरकार में कैंपस प्लेसमेंट हुए। अजीत डोभाल हो, नृपेंद्र मिश्रा हो,
या एस नाथन गुरुमूर्ति हों, वैद्यनाथन गुरुमूर्ति हों, चाहे बी के सारस्वत हों, जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ शख्स है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी मेकिंग कर रहा हो, विदेश नीति बता रहा हो, चाहे आर्थिक नीति बता रहा हो, चाहे आरबीआई को गवर्न कर रहा हो, हर एक शख्स, चाहे रक्षा नीति बना रहा हो, सारा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से आया हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगा, जब नोटिस आया तो मेरी हालत खराब हो गई, हालत खराब। लेकिन मुझे एक अवसर लगा उसमें कि अगर मेरे खिलाफ वीआईएफ कुछ करता है तो समाज में मैसेज जाएगा कि वीआईएफ है क्या। और शायद ये मूर्ख जो महापुरुषों को पूजने में समय व्यर्थ कर देते हैं, शायद इन मूर्खों को जो जाति के आधार पर संगठन बना लेते हैं, शायद इन मूर्खों को समझ में आ जाएगा कि थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है। मेरा असली जोर रहता है समाज पर कि थिंक टैंक बनाइए। मेरा असली जोर रहता है कि पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं की फौज तैयार करिए। बहुत दिन हो गए यार नेताओं को पूछते हुए, बहुत दिन हो गए ब्यूरोक्रेट्स को पूछते हुए। अब कम से कम इन 4 लोगों की ताकत, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार और लेखक, प्रोफेसर्स, इन लोगों को एकजुट करके देखो आपको फर्क पड़ता है कि नहीं। रतन लाल जी को बचाने वाले कोई ब्यूरोक्रेट्स थे क्या? किसी की हिम्मत थी मुंह से बोलने वाली? वो अधिवक्ता थे जो गाड़ी घेर के खड़े हो गए, हिम्मत हो तो हाथ लगाओ। सही बात। तो रविकांत जी को यहाँ बचाने वाले कौन लोग थे? वही जुडिशरी की। निश्चित रूप से जुडिशरी को क्या कहना है वो तो खत्म ही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो विकल्प है उन्हीं में से चुनना है, उसी संघर्ष करना है। हम पीछे कैसे हट सकते हैं उन संघर्षों से? दिल्ली पुलिस के अलावा यूपी पुलिस भी, यूपी पुलिस से एक आध बार नहीं, कई बार ये इनको तो मैं आभूषण मानता हूँ पत्रकारिता का। जो उस समय मेरे ऊपर आरोप लगते थे, मैं तो अब उनको आभूषण मानने लगा हूँ कि अगर पुलिस आपको समय समय पर वीडियो डिलीट करने के लिए कह रही है, समय समय पर नोटिस दे रही है, आपको थाने पे बुला रही है, तो मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता के लिए ये गहना है, एक आभूषण की तरह है। इसका मतलब मैं समाज के काम ठीक से कर रहा हूँ, मुद्दे ठीक से उठा रहा हूँ, इसका मतलब मैं मैनेज्ड नहीं हूँ, इसलिए ये सारे जोखिम उठा रहा हूँ। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो कई लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि फिर क्या वजह है कि आपको टच नहीं किया जा रहा है, बड़े बड़े पत्रकारों को टच कर लिया जा रहा है। भाषा में संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। टिप सही है, सुन लीजिए। भाषा में संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, प्लस सार्वजनिक तौर पर लोगों से अपील करता हूँ कि मैं हूँ, सुमित जी हैं, हम लोग थोड़ा चर्चित लोग हैं, हम लोगों के खिलाफ कुछ होगा तो बहुत सारे लोग आगे आ जाएंगे, बचा नहीं पाएगा कोई, लेकिन आगे आ जाएंगे। लेकिन वो गांव में लोग जो बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सोशल मीडिया पर धर्म के खिलाफ कतई मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी हैं, इतना लिखना पर्याप्त है। सरस्वती हैं कि नहीं ये आपको नहीं लिखना है, इसके लिए हम आप हैं बताने के लिए, क्योंकि हम विथ रेफरेंस बताएंगे। हम ये बताएंगे कि ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। विथ रेफरेंस इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो गाँव में बैठ करके आप कोई भिड़ने वाली चीज़ मत करिए, गाली देने जैसे शब्द इस्तेमाल मत करिए। हम आप पार्टी नहीं है, हमारी आपकी जिम्मेदारी मीडिया में बैठ करके ये कहने की नहीं है कि संविधान खतरे में आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये विपक्ष का काम है। हमारा सिर्फ ये काम है कि हाँ, संवैधानिक चुनौतियां हैं, निजीकरण हो रहा है, हम चीज़ों के माध्यम से बताएं ना कि कैसे कैसे संवैधानिक संस्थान खत्म हो रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सब खत्म, ये हमारा काम है। इस तरह की जनरलाइज बातें करना ये विपक्ष का काम है। तो केवल मेरा अनुरोध इतना है कि बचने के बहुत सारे तरीके ये हैं कि हम संवैधानिक बातों का इस्तेमाल करें, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करें, शब्दों की गरिमा बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले केवल सनसनीखेज बनाने की बजाय उस पर रिसर्च करें। हाल का एक उदाहरण दे देता हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू का जब वीडियो बनाया, उनके ऊपर ये पढ़ रहे थे जब, तो मैंने कई जगह क्रॉस चेक किया कि वीडियो पुराना तो नहीं है, किस चैनल ने डाला, इन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है। फिर जब मैंने कहा कि शुद्धिकरण हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शुद्धिकरण हो रहा है, ये ट्विटर वाले कह रहे हैं कि शुद्धिकरण हो रहा है, वो मैंने देखा, सवाल उठा रहे। सही बात है, सीधी बात। ये टिप्स भी हैं, ये भी याद कर लीजिए जब लिख रहे हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बहुजन मीडिया, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, वो सरवाइव करने के लिए एक क्लिक बेट पे जाना, वो हम सबको समझ में आता है। आपकी मेरी ये समस्या है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, ट्रैवल नहीं कर सकते, लोगों को नहीं रख सकते, ऑफिस नहीं बना सकते, उसमें हम फिर बुद्ध के मध्यम मार्ग पे चलते हैं कि कुछ वीडियो ऐसी बना दी जाए जिसपे थोड़ा रेवेन्यू आ जाए। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बहुजन मीडिया के लोग जो हैं वो एकदम मोबाइल उठा के और माइक लेके निकल पड़े हैं, और फिर एकदम ऐसा कंटेंट आ गया जिसको ना बचाव कर सकते हो, ना उस पे कोई जस्टिफाई कर सकते हो। तो बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप बताइए, लोग अपने पास कम हैं, तो जो लोग हैं उन्हीं में से, इस तर्क को भी काफ़ी हद तक ठीक मानता हूँ। लेकिन फिर भी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि मजाक बनाने के बजाय
इस बहुजन मीडिया शब्द का मजाक बनाने के बजाय इस तौर पर पेश करना चाहिए कि बहुजन मीडिया का मतलब है चैलेंज देने वाले लोग, तर्क वाले लोग, पाखंड अंधविश्वास के खड़े हुए लोग, मानववादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग। बहुजन मीडिया का मतलब है कि ये लोग जो बात कह देंगे वो बात कहीं लफाजी नहीं होगी। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि यार बीजेपी ने आईटी सेल बना रखा है, अपने लोग को गलत बात अगर कह देते हैं तो क्या दिक्कत है। अब ये उनका तर्क हो सकता है। मैं देखिए इस टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, मैं अपनी सोच बताता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं। अगर उस तरफ अर्णव गोस्वामी बैठा है तो इस तरफ हम अर्णव गोस्वामी की तरह बर्ताव करने लगे, मैं एग्री नहीं करता। हमारी जिम्मेदारी। हाँ, कुछ लोग एग्री करते हैं। हाँ, दूसरी चुनौती ये भी है कि वो लोग जो बेचारे लेके खड़े हो गए उनको कोई समझाने वाला नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा समाज की जिम्मेदारी बनती है कि केवल भाषण हम लोग अच्छे दे लेते हैं, हम लोग कंटेंट अच्छा दे देते हैं, तारीफ़ें तो बहुत मिलती हैं। किसी भी मंच से हज़ारों लोग फ़ोटो खिंचाने वाले, हज़ारों लोग नीरज भाई हमारे घर पे नाश्ता कर लीजिए, चाय कर लीजिए, सम्मान खूब झोली भर भर के मिल रहा है, झोली भर के। लेकिन सिर्फ सम्मान से नहीं होता, सम्मान से कॉन्फिडेंस आता है, सम्मान से काम करने का जज्बा मिलता है, लेकिन संसाधन भी तो कोई चीज़ होती है। सही बात। जब मेरे आपके जैसे लोग जो इतने चर्चित हो गए हैं, जिनको कितने लोग जानते हैं, मुझे कितने ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, कितने सम्मान देते हैं, जब मेरे जैसे व्यक्ति के पास ये समस्या है कि मैं यार 1.5 लाख का कैमरा कैसे खरीदूं, यार मैं 1.5 लाख का लैपटॉप कैसे खरीदूं, सोचो उस पत्रकार को जिसको हम आप कह देते हैं कि यार माइक लेके घुसेड़ दिया, कुछ नहीं आ रहा है, क्या करे बताइए। क्या करेगा? कोई ना सहयोग करने वाला, ना कोई पैसे देने वाला। उन्हीं चैनलों को जिनको आप कहते हो कि हमें गाली दे रहे हैं, ये वो मीडिया है, उनको 250-300 रुपये महीने में खर्च करके देखते हो, और हमारे आपके जैसे लोगों को 100 रुपये महीना देने में हालत ख़राब है। फ्री में सब्सक्राइब करना होता, पैसा भी नहीं लगता, फिर भी नहीं करते। हाँ, मतलब 2-3 चीज़ें अब ऐसी आ गई हैं कि आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। आप उसमें फेसबुक पे आ गया है एक सब्सक्राइबर आ गया है कि आप मतलब 59 रुपये लग रहे, कहीं 60 रुपये लग रहे। अब ये भी आप नहीं देना चाहते। जिम्मेदारी हमारी आपकी है, हम अच्छा कंटेंट दें, हम साफ़ सुथरे दिखें, हम बढ़िया से रहें, क्वालिटी मैनेज करें, हम सारे मुद्दे उठाएं, हर जगह पहुंच जाएं। यहाँ रेप हो गया, यहाँ बलात्कार हुआ गया, यहाँ गलत हो गया। नीरज भाई केवल ओबीसी के मुद्दे उठाते हैं, एससी वाले में नहीं गए। नीरज भाई उस एससी वाले में चले गए, उस जाति वाले में नहीं गए। नीरज भाई केवल ओबीसी एससी को उठाते हैं, माइनॉरिटी वाले में नहीं गए। ठेका है, सहयोग करना नहीं है। गाड़ी कैसे चल रही, डीजल में कौन डलवा रहा? हाँ, आरोप हैं। कभी अखिलेश जी हमारी गाड़ी में डीजल डलवा देते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल डलवा देती हैं, कभी बसपा वाले डलवा देते हैं, कभी कांग्रेस वाले डलवा देते हैं। ये आरोप है। फुल रहती है। हाँ, गाड़ी 2 फ्लैट दिए हुए हैं, फलाने नेता ने 2 फ्लैट दे दिए, फलाने ने गाड़ी फुल करवा दी, फलाने ये करवा दिया। हम जानते हैं कि अगर महीने में 5 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि नीरज भाई प्रोग्राम में आ जाइए, मुंह सूख जाता है ये बनाते हुए, टोल कितना लगेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो इतना बच जाएगा, फलाने से कहलवा लें तो टोल बच जाएगा। कोई रास्ते में ऐसा है यार जो डीजल डलवा देगा? क्योंकि जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके, उनसे कह दो कि यार 5,000 रुपये डीजल के डलवा देना गाड़ी में, 4 जगह गा देंगे। अरे यार उन लोगों को बुलाना बेकार है यार, वो पैसे मांग लेते हैं। अरे गजब बात है यार। किसी मंत्री विधायक को बुलाओगे, उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये खर्च करवा देगा, भाषण ठोक के चला जाएगा। जीवन में तुम्हारे ना मुद्दे उठाएगा, ना तुम्हारे काम में आएगा, समझ लीजिए। और हम आप रगड़ रहे हैं, और हम आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि अपना ही पैसा लगा के आओ, अपना एक कैमरा पर्सन लेके आओ, उससे हमारे वीडियो शूट करवाओ, वीडियो भी दिखाओ, लोगों को समझाओ भी, और चले जाओ। ये बढ़िया थैंकलेस थी जो बता दी मैंने, बट स्टिल मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। आखिरी सवाल में ले रहा हूँ मैं, मेरे पास जब ये खबरें आती हैं, खासकर एट्रोसिटी की जो खबरें आती हैं, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से हैं, तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। कभी कभी थोड़ा ऐसा सिर दर्द हो जाता है, दवाई वाई खा के सोना पड़ता है। इस स्ट्रेस को, चुनौती को, सिरदर्द को, भसड़ को, पता नहीं यूपी की भाषा में क्या कहते हैं, उसको कैसे झेलते हुए नीरज जो है हमेशा मुस्कुराता रहता है? ये ठीक सवाल पूछा आपने। जैसे आपने कहा मैं दवाई खा लेता हूँ कभी, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी फ़िलॉसफी खुद गढ़ी है, तमाम सारे महापुरुषों को पढ़ा, बाबा साहब का गुलाम नहीं हूँ, रामस्वरूप वर्मा का गुलाम नहीं हूँ, जगदेव बाबू का गुलाम नहीं हूँ, किसी भी महापुरुष, किसी भी विचारधारा का गुलाम नहीं हूँ। सबको मानता हूँ, सबका अनुयायी हूँ। उन सब को पढ़ के समझ करके अपनी एक फ़िलॉसफी डेवलप की, और धीरे धीरे ये नहीं कि अब डेवलप हो गई, अभी भी डेवलप कर रहा हूँ, जीवन भर होती रहेगी। वो फ़िलॉसफी ये डेवलप की कि अगर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, चिंतित मैं भी होता हूँ यार, ये चीज़ें हो रही, कभी कोई बता देता है यार फलाने मंत्री जी ने तुम्हारे खिलाफ लेटर लिखा है चैनल बंद करवाने के लिए, चिंता होती है कैसे यार झूठ बोल दूँ कि मैं डरता नहीं हूँ, कैसे कह दूँ नहीं डरता हूँ? क्या मुझे अपनी फैमिली की चिंता नहीं है? डरता हूँ, लेकिन स्ट्रेस से दूर कैसे रहता हूँ? मेरा अपने काम करने का तरीका है कि मैं टारगेट सेट नहीं करता,
हो सकता है ये खराब तरीका हो, लेकिन मैं पता रिलैक्स कैसे रहता हूँ। जैसे हम आप अयोध्या गए कल, तो मैं पता क्या सोच के जाता हूँ कि वहाँ 2 लोग मिलेंगे जो मुझे सम्मान देंगे, तो 2 से ज़्यादा मिलने हैं तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। जब आप टारगेट्स ये बना लेते हो कि मुझे 20 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, 50 लाख करने हैं, तो आप उस रेस में भागते हो। उस रेस में भागते हुए गलत डिसीजन भी लेते हो, गलत तरीके से चीज़ें भी वो प्रमोट करते हो। मेरा टारगेट जीवन भर का है, मरने तक का। मुझे ऐसे ही रिलैक्स होकर काम करना है। मैं ना सत्ता परिवर्तन कर पाऊँगा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा, कुछ नहीं हिला पाऊँगा। मैं सिर्फ काम करता हूँ क्योंकि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं इस बात के लिए काम करता हूँ कि तमाम मुर्दाओं की भीड़ में मैं जिंदा हूँ। मुझे जो बातें समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गया कि ये शिव का लिंग है, इसको कहा भी जा रहा है ये लिंग है, तो मैं इसको नहीं पूछ सकता, मेरी मजबूरी है। मैं विरोधी नहीं हूँ किसी का, लेकिन मेरी चेतना विकसित हो गई तो मैं कैसे पूछ लूँ उसको। तो जब मैं चिंतित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरी जो सीमाएं हैं काम करने की, उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हमारी आपकी जो क्षमताएं हैं, औकात है, हमारे आपके पास जो संसाधन हैं, हम आप उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फट के 4 नहीं हो सकते। यही सीमाएं हैं, उन सीमाओं में ठोक के बोल रहा हूँ। हम आप एक दिन के अम्बेडकरवादी नहीं हैं। जब अपनी पत्नी के साथ देहरादून घूम रहा होता हूँ, उस समय भी फ़ोन करके कहता हूँ कि मीटिंग रख लो, हम लोग आएंगे तो 20-25 लोगों से मिल लेंगे। यही हम कर सकते हैं ना। तो जो कर सकते हैं उसको बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, बिके नहीं हैं, डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, तो हम रिलैक्स रहते हैं। और सही बात है, जिंदा। एक बात और कह देता हूँ जी, पॉजिटिव रहने के अलावा दूसरा कोई तरीका भी तो नहीं है। हम अगर सकारात्मक न रहें तो क्या करें? सही बात। जो सत्ताएं हैं उनसे लड़ना है, जो चुनौतियां हैं उनसे भिड़ना है, पैसे कम हैं, संसाधन कम है, इन्हीं परिस्थितियों में रह करके इस समाज के लिए काम कर रहा है, तो पॉजिटिव रहने के अलावा हमारे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ। और बहुत सही बात इन्होंने बोली कि मैं जिंदा हूँ, तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है कि आप ये साबित तो करें कि आपकी चेतना जागी हुई है, आप जिंदा हैं। मुझे तो ये बातचीत में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ एक ट्रेनिंग से भी मिली कि हम और बेहतर कैसे काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा। ये आपके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ, पंकज इस बात के गवाह है, मेरे साथ काम करते हैं, कि जब भी मैं वो होता था तो मैं हमेशा कहता था कि सुमित भाई जैसा व्यक्ति बहुत जल्दी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उसी नेचर का व्यक्ति हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई वीडियो रातों रात 20 लाख हो जाए। फैक्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं एकदम से चर्चित नहीं होना चाहता। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि एक दिन जेल चले जाऊँ, मेरे लिए 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं समाज को धीरे धीरे करके जागरूक करना चाहता हूँ, नए समाज को डेवलप करना चाहता हूँ। हमारे आपके जैसे लोगों के सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ सुमित भाई, हम लोग स्लो आगे चलेंगे, लेकिन नीचे नहीं आ सकते। कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, अड़ंगा लगा सकता है, लेकिन हम आप सरवाइव करेंगे ही करेंगे। समाज के सामने एक नज़ीर पेश करेंगे कि इस तरीके से नेचर रखते हुए, इतना अक्खड़ होते हुए, इतने अपने सिद्धांतों को बनाए हुए भी लोग तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये प्रेरणा की तरफ जब हम देखें तो हमें नीरज भाई जैसे लोग नज़र आते हैं, हमारे पुरखे नज़र आते हैं, जो हमसे भी मुश्किल हालातों में काम कर रहे थे और वो कभी डरे नहीं। तो हम तो डरेंगे नहीं और अपना काम करते रहेंगे। नीरज के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और जितने भी द न्यूज़ वीक के दर्शक हैं उनसे अपील है कि आप नेशनल जनमत के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये दोनों चैनल के मालिक एक ही हैं। दोनों चैनल मेरी हैं और दोनों चैनल इनकी हैं। और इनफैक्ट जितनी हमारी विचारधारा की चैनल है, हम लोग बड़े दिल के लोग हैं। हम उस चक्कर में नहीं पड़ते इनके ज़्यादा हो जाए, इनके कम हो जाए। हम सब एक दूसरे की ताकत हैं। सबको मिल के देखिए, या हम कहते हैं कि हम में से हो सकता है कोई आपको पसंद ना आए, कोई तो आस पड़ोस का गली मोहल्ले का पत्रकार पसंद होगा, उसी को सपोर्ट कर दो, हम मान लेंगे कि हमारा सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्यार, ये हिम्मत जो है आगे काम करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। जय विज्ञान, जय संविधान।